दोस्तों, ये देवेंद्र सिंह हैं, भारतीय सेना के वीर जवान जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। लेकिन ये अभी बहुत परेशान है फिजिकली और मेंटली। और ये परेशानी देश के दुश्मन से नहीं बल्कि अपने पत्नी से है। और अपनी पत्नी पर ये कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं इनकी पत्नी किसी के साथ मिलकर इनको जान से मारने की कोशिश कर रही है, इनको जान से मारना चाहती है और इनकी सारी संपत्ति हथियाना चाहती है। इन्हें डर है इनकी पत्नी इन्हें कभी भी जान से मरवा सकती है। इसी डर को लेकर ये पुलिस थाने, महिला आयोग, महिला थाना और एसपी साहब तक भी गुहार लगा चुके हैं। फौजी देवेंद्र सिंह का क्या आरोप है, आइए सबसे पहले मैं आपको सुनवाता हूँ। कि मेरे साथ षड्यंत्र किया गया, शादी का झूठा झांसा देके मेरी शादी कराएगी, जबकि मेरे बीवी का संबंध उसके जीजा के साथ पहले से ही था। सुना दोस्तों, वीर बहादुर फौजी देवेंद्र क्या आरोप लगा रहे हैं अपनी पत्नी के ऊपर। आखिर ये मामला क्या है, पत्नी ने क्यों मारना चाहती है और जिसके साथ मिलकर मारना चाहती है वो कौन है। आइए दोस्तों पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करें इससे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो काफ़ी लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा, हम आपके दोस्त आपके भाई हैं। दोस्तों एक कहानी की शुरुआत मध्य प्रदेश से होती है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिला और ग्वालियर जिला के बीच एक कहानी घूमती हुई प्रतीत होती है। एक फौजी होते हैं जिनका नाम है देवेंद्र सिंह और ग्वालियर के रहने वाले हैं और अपनी माँ के साथ अकेले रहते हैं। अभी इनकी शादी नहीं हुई है और इनकी शादी फिक्स होती है वंदना सिंह चौहान नामक एक लड़की से, जो कि मुरैना जिले में मुरैना हॉस्पिटल में सरकारी नर्स की ड्यूटी करती है। और शादी फिक्स होती है 28 दिसंबर 2024 को और शादी का दिन रखा जाता है 25 अप्रैल 2025। लेकिन मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि शादी इनसे क्यों फिक्स हुआ। वंदना सिंह चौहान जो कि नर्स की ड्यूटी करती है, वो 2 बहन है और बड़ी बहन का शादी एक बालू माफिया कमल किशोर नामक गुंडे से हो जाती है और उसका अफेयर अपनी साली वंदना सिंह चौहान से चलने लगता है। कई साल चलता है। उसके बाद इसका भनक, इसका पता चलता है इसकी बड़ी बहन को। दोस्तों घर में तांडव शुरू हो जाता है, घर में कलह शुरू हो जाता है। अब जीजा और साली दोनों मिलकर प्लानिंग करने लगते हैं, क्योंकि वंदना सिंह चौहान भी अपने हॉस्पिटल में रहती थी और जीजा इसका बालू माफिया था, उसके पास भी काफ़ी फुर्सत था। और दोनों बाहर प्लानिंग सेट करते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब दोनों ये प्लानिंग करते हैं कि तुम्हारी शादी किसी से करा दिया जाएगा, उसके बाद तुम विदा होकर चली जाओगी अपने ससुराल। उसके बाद मैं तुम्हारी बड़ी बहन को कैसे भी मार दूंगा या मरवा दूंगा। उधर तुम अपने पति के ऊपर कई तरह का झूठा आरोप लगाना, उसे केस में फंसाना, फिर वापस तुम घर आ जाना और फिर हम दोनों साथ रहेंगे। दोस्तों इस प्लानिंग के तहत वो शादी हो जाती है फौजी देवेंद्र सिंह से 25 अप्रैल को। और 25 अप्रैल से पहले और 28 दिसंबर के बीच 5 महीने का जो वक्त होता है दोस्तों, इसमें फौजी देवेंद्र कई बार कोशिश करता है कि अपनी होने वाली दुल्हनिया से बात करे, लेकिन कोई वंदना सिंह चौहान से फौजी देवेंद्र की बात नहीं करवाता है। कई तरह के बहाने लगाए जाते हैं, उन्हें टरका दिया जाता है कि हमारे यहाँ ये सब रस्म नहीं है, शादी से पहले कोई इससे बात नहीं कर सकता। दोस्तों धीरे धीरे देवेंद्र सिंह के मन में कुछ अलग ही खिचड़ी पकने लगती है। आखिर वाकया क्या है, और ये लोग बात इसलिए नहीं करवा रहे थे, बात होती आपस में, प्यार होता तो सारा भंडाफोड़ हो जाता, पूरा पर्दाफाश हो जाता साजिश का। इसलिए कोई से कोई बात नहीं करवाता है। और धीरे धीरे वक्त आ जाता है 25 अप्रैल 2025, जिस दिन शादी होनी थी। देवेंद्र सिंह खुशी खुशी अपनी बारात ग्वालियर से लेकर मुरैना पहुंचते हैं वंदना सिंह चौहान के यहाँ। अब दोस्तों कहानी का मोड़, कहानी एक नया ट्विस्ट यहीं से ले लेता है। द्वार पूजा होता है, मंडप पूजा होता है, उसके बाद बरमाला का रस्म होता है। बरमाला में ये अपनी दुल्हनिया से बात करना चाहते हैं, लेकिन वंदना सिंह चौहान इन्हें झिड़क देती है, कोई बात नहीं करती है, नहीं इनके साथ कोई फोटो खिंचवाने में वो रुचि लेती है। बिल्कुल ऐसा व्यवहार करती है जैसे कोई पराया मर्द के साथ करता है। इससे देवेंद्र सिंह काफ़ी लज्जित भी होते हैं और परेशान भी हो जाते हैं। उसके बाद दौर आता है रिसेप्शन का, खाना खाने का। वहाँ भी ये कोई सपोर्ट नहीं करती है, खाना भी नहीं खाती है, न कोई बात करती है। ये कई बार बात करने की कोशिश करते हैं वंदना सिंह से, लेकिन वो इन्हें झिड़क देती है। फौजी देवेंद्र ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कर रही है। कभी कभी ये सोचते थे कि नई नई दुल्हन है, हो सकता है लोक लाज की वजह से ऐसा कर रही है, लेकिन दोस्तों ये तो पकी पकाई बिल्ली थी, इसे क्या लोक लाज, ये तो 70 चूहे खा के पहले से ही बैठी थी। दोस्तों कैसे करके मामला यहाँ निपट जाता है, रिसेप्शन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है।
अब 26 अप्रैल यानी दूसरे दिन का वक्त आता है जब दुल्हनिया वंदना विदा होके फौजी देवेंद्र के घर आ जाती है। दोस्तों आते ही वहाँ तांडव शुरू कर देती है। आते ही सबसे पहले सवाल करती है, तुम्हारे पास कितना बैंक बैलेंस है, तुम्हारा ये मकान किसके नाम से है, तुम्हारे पास कितना ज़मीन है और वो किसके नाम से है। जब फौजी देवेंद्र वंदना को बताते हैं ये घर मेरे माँ के नाम से है, मेरे पास जो भी ज़मीन है वो सब मेरे माँ के नाम से है, अपना बैंक बैलेंस भी बताते हैं। दोस्तों माँ के नाम से सुनते ही उसका मुंह फूल जाता है, एक रुष्ट हो जाती है। एक बार आप ये छोटा सा वीडियो देख लीजिए। घर के अंदर घुसते ही बोलती है, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है, ये घर जो किसके नाम पे है, तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है, क्या है। तो मैंने बोला ये सब मेरी मम्मी के नाम पे है। तो उसने अपना मुंह एकदम इंप्रेशन चेंज कर लिया। उसके बाद दोस्तों फौजी देवेंद्र अपनी दुल्हनिया के पास जाते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन वंदना उसे झिड़क देती है, सुहाग रात तक मना नहीं देती है और शर्त रखती है कि सबसे पहले सारी ज़मीन उसके नाम से कर दो, ये मकान उसके नाम से कर दो, बैंक बैलेंस उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। दोस्तों ऐसे ही रात गुजर जाती है, दोनों एक दूसरे के पास नहीं जाते हैं। मामला काफ़ी तनावपूर्ण हो गया था घर का, लेकिन लोक लाज के भय से फौजी देवेंद्र अपनी माँ तक को ये बात नहीं बताते हैं। और सुबह होता है यानी 27 अप्रैल 2025, तभी उसके घर से यानी उसके मैके से वंदना को मैसेज आता है, खबर आता है कि उसकी बड़ी बहन जहर खा के आत्महत्या कर ली है। दोस्तों ये सुनकर कोई भी बहन दौड़े भागे अपने मैके जाएगा, लेकिन वंदना सिंह चौहान अपने मैके नहीं जाती है, क्योंकि ये उसके प्लान का हिस्सा था। उसे पता था उसकी बड़ी बहन को मरना ही है, लेकिन कैसे मरेगी ये नहीं मालूम था। और दोस्तों खबर आया वो जहर खा के मरी, यानी खुद जहर उसने नहीं खाया था, ये प्लानिंग का हिस्सा था। यानी उसका जीजा कमल किशोर जो कि बालू माफिया गुंडा किस्म का आदमी था, उसने उसे जहर देके अपने रास्ते से हटा दिया था। अब अगली प्लानिंग की शुरुआत होने वाली थी। दोस्तों 2-3 दिन तक वंदना सिंह चौहान फौजी देवेंद्र पर दबाव डालती है कि उसकी सारी ज़मीन घर द्वार जो भी है सब उसके नाम से कोर्ट में कर दिया जाए, लेकिन फौजी देवेंद्र इस बात के लिए राजी नहीं होता है, वो नहीं मानता है। तब जाके अगला ड्रामा शुरू होता है और नई नई दुल्हनिया वंदना सिंह चौहान अपने भाई को फ़ोन करती है। उसका एक भाई भी था जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में था और आगरा सदर थाने में पोस्टेड था। अपने भाई को फ़ोन करती है और बोलती है कि फौजी देवेंद्र पागल है, ये मुझे मारता पीटता है, गालियाँ देता है, इसके साथ मैं नहीं रह सकती, ये मुझे प्रताड़ित करता है। दोस्तों फिर क्या था, उसका भाई जो कि पुलिस में था उपेंद्र सिंह 2-3 गुंडे टाइप के लोगों को लेकर आता है और ग्वालियर में इसके घर में घुसकर फौजी देवेंद्र के साथ मारपीट करता है, उसकी माँ को भी मारता है और घर में जितने भी नकदी थे सारा नकदी और जेवरात लेकर अपनी बहन वंदना को लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। अब दोस्तों यह एक सवाल उठता है, उसने फौजी देवेंद्र को पागल घोषित करना चाहा। अब क्या फौज में पागलों को लिया जाता है या जो पागल हो जाता है उसे फौज में रखा जाता है? नहीं। और ये फौजी ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाला बहादुर फौजी था, ये पागल कैसे हो सकता है? सरासरी यहाँ पर चाल था, प्लानिंग थी। लेकिन फौजी देवेंद्र बहुत ही गमखोर किस्म का आदमी था। ये लोक लाज के भय से किसी को कुछ भी नहीं बताता है और अपनी पत्नी के साथ मामला को शांत करने का, सेटल करने का कोशिश करता है। और फ़ोन पर कई तरह की बातें होती है, वो अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी एक ही बात पे अड़ी थी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं अपने सरकारी हॉस्पिटल जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ रहूँगी अपने जीजा के साथ। तुम अपने फौज में नौकरी करो, जब तुम्हें छुट्टी मिले तुम मेरे पास आना, लेकिन शर्त वही है सारी ज़मीन जायदाद मेरे नाम करना होगा। दोस्तों ये सब बातें हो ही रही थी, तब तक आ जाता है ऑपरेशन सिंदूर का वक्त। आपको पता होगा दोस्तों, पहलगाम हमला के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था पाकिस्तान के ऊपर, और इस ऑपरेशन सिंदूर में फौजी देवेंद्र का नाम भी आता है। इसकी छुट्टी कैंसिल कर दी जाती है, इसे तुरंत बुलावा आ जाता है और ये वीर बहादुर फौजी देवेंद्र अपनी घर की प्रॉब्लम को, अपनी घर की समस्या को ताक में रख के अपनी देश रक्षा के लिए घर से निकल पड़ता है ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने, और बड़ी बहादुरी से और बड़ी वीरता से देश का गौरव बढ़ाते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देता है। दोस्तों एक बार ये वीडियो देख लीजिए। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में मेरा नाम आ गया तो मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई। मैं 9 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर के लिए निकल गया। दोस्तों वक्त पंख लगा के उड़ता चला जाता है और वक्त आ जाता है अक्टूबर का। फौजी देवेंद्र फिर छुट्टी लेकर अपने घर आता है और कई तरह से समझाने बुझाने की कोशिश करता है अपनी पत्नी वंदना चौहान को, लेकिन उसकी पत्नी अपने जीजा के साथ रहने के लिए तैयार रहती है, नहीं मानती है। जब सारी कोशिशें बेकार हो जाती है तो फौजी देवेंद्र थक हार कर
महिला थाना मुरैना में रिपोर्ट दर्ज करवाता है, एक पुलिस में FIR भी दर्ज कराता है और मुरैना SP साहब से जाके मिलता है, उन्हें सारी समस्या सारी परेशानी उन्हें बताता है। दोस्तों वक्त बीतते जा रहे थे और इधर फौजी देवेंद्र की ज़िंदगी झंड होती जा रही थी। वो घर का न घाट का कहीं का नहीं रह गया था। दोस्तों 1 महीने का वक्त बीतता है, फिर आता है 12 नवंबर और 12 नवंबर को फिर जाकर वो महिला थाना पुलिस का FIR SP साहब से मिलता है, उन्हें रिमाइंडर देता है। अब पूछता है सर हमारा मामला में क्या हुआ। पुलिस उन्हें आश्वासन देती है कि हम कोशिश कर रहे हैं, तुम लोग का तालमेल बैठ जाए। इधर जब वंदना सिंह चौहान वो भी थक हार जाती है, सारी कोशिशें उसकी बेकार हो जाती है और फौजी देवेंद्र अपनी सारी संपत्ति जो भी ज़मीन जायदाद था उसके नाम से नहीं करता है, तो वो क्या करती है, फिर इमोशनल कार्ड खेलना शुरू कर देती है। जब जोर जबरदस्ती से नहीं होता है। और एक बात तो बताना ही भूल गया, उसका जीजा कमल किशोर जो कि बालू माफिया गुंडा था, वो कई तरह से फौजी देवेंद्र को धमकाने की कोशिश करता है, तुम्हें मार देंगे, जान से मार देंगे, तुम्हारी माँ को मार देंगे। लेकिन फौजी उससे नहीं डरता है। जब सारा हथकंडा सारा तिगड़म बेकार हो जाता है, तब फिर से उसकी पत्नी वंदना चौहान इमोशनल कार्ड खेलना शुरू कर देती है। अब फ़ोन करके बड़ा ही प्यार से बाबू, सोना और पता नहीं क्या क्या बोलती है लड़कियां, ये सब बोल के बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं इतने दिन तुमसे अलग रही, मुझे बहुत ही पछतावा है, मैं सॉरी बोलती हूँ, गलती मांगती हूँ, तुम आ जाओ मुझे लेने के लिए। लेकिन देवेंद्र फौजी इतना बेवकूफ़ नहीं था। इसने ये जवाब दिया कि जब तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरे बिना नहीं रह सकती हो, फिर तुम वहाँ क्या कर रही हो, तुम खुद ही आ सकती हो, मुरैना से ग्वालियर ज़्यादा दूर नहीं है, कोई भी ट्रेन पकड़ो, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैं वहाँ गया तुम मेरी हत्या करवा देगी और मैं मरना नहीं चाहता। और दोस्तों ये राजा रघुवंशी का उदाहरण देते हैं। राजा रघुवंशी वाला केस आपको मालूम ही होगा, अपनी पत्नी के बातों में आकर सब लोगों के मना करने के बावजूद दूर दराज अकेले घूमने निकल जाते हैं। उसकी पत्नी अपने यार के साथ मिलकर राजा रघुवंशी को मरवा देती है और खुद ही पहाड़ी से उन्हें धक्का दे देती है। तो फौजी देवेंद्र ये चाहते थे कि राजा रघुवंशी वाला हालत उनकी ना हो, इसलिए वो अपनी पत्नी से मिलने वहाँ नहीं जाते हैं और इनकी जान बचती है। दोस्तों ये फिर सिटी SP नगेंद्र सिंह के पास जाते हैं। अब बोलते हैं सर मेरी ज़िंदगी नरक बन गई है, कुछ करो। एक बार आप SP साहब जो नगेंद्र सिंह हैं उनका बात सुन लीजिए। कि उसको और उसकी माँ को उसकी पत्नी से खतरा है और जो भी मदद हो सकती है वो करेंगे। दोस्तों आपने सुना SP साहब ने क्या कहा। दोस्तों फौजी देवेंद्र ने जो बात बताया है, जो उनके साथ वाकया हुआ, वाकई चिंताजनक है। दोस्तों ये फौजी अपनी और अपनी माँ का सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों जो फौजी देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात रहता है दिन और रात, और ऐसे मामला घरेलू उलझन को कैसे सुलझाए, अपने परिवार की सुरक्षा कैसे करे, दोस्तों वाकई ये कि एक गंभीर प्रश्न है और इस गंभीर प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका निदान क्या हो सकता है और फौजी देवेंद्र गलत है या उसकी पत्नी वंदना गलत है। दोस्तों हमारी मेहनत, ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।